नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। आज हम बात करेंगे आपकी त्वचा की, आपकी बालों की, आपकी खूबसूरती के बारे में। और हमारी आज की जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर नवदीप कौर कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और आप द हाउस ऑफ एस्थेटिक्स हॉस्पिटल की डायरेक्टर हैं। न्यू चंडीगढ़ में आप प्रैक्टिस करती हैं। आपको करीब 7 वर्षों का अनुभव है। आप पीजीआई और मैक्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ से जुड़ी रही हैं और कई रिसर्च पेपर आपके राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। Thank you so much for welcoming me in the show and thank you for such a wonderful introduction. तो डर्मेटोलॉजिस्ट तो हमने सुना है, क्योंकि जो त्वचा की समस्याएं हैं, बालों की समस्या हैं, उसके मरीज डर्मेटोलॉजिस्ट यानी त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी जो है उसमें क्या क्या शामिल होता है, किस तरह के मरीज देखे जाते हैं? जी, बेसिकली डर्मेटोलॉजी एक बहुत ही वाइड फील्ड है। उसमें स्किन की जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज किया जाता है। उसके अलावा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, वेनरल डिजीज़ेस जिसको हम बोलते हैं, उनका इलाज किया जाता है। लुक्स को लेके जैसे कई लोगों को दाग धब्बे शाइयाँ होती हैं, उनका भी इलाज किया जाता है। तो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में बेसिकली हम लोग जो हमारी लुक्स को चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जो हमारी लुक्स को इन्हेंस कर सकती हैं, उनको हम लोग ट्रीट करते हैं। जैसे कि दाग धब्बे शाइयाँ, फिंसियाँ, पिंपल्स जिनको हम कहते हैं, उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। और जो भी चीज़ें नॉर्मल स्किन को भी और कैसे ग्लोइंग बनाना है, उसको हम कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी के अंदर कवर करते हैं। अच्छा, जब आपके पास मरीज आता है तो उसे बड़ी उम्मीद होती है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं एक त्वचा के एक्सपर्ट के पास जा रहा हूं, जो कि मेरी त्वचा की हेल्थ जो है, जो उसकी सेहत है, उसको ठीक करेंगे, उसको ग्लो कराने में, मतलब चमकदार बनाने में मदद करेंगे। तो जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं, ये होती तो स्किन के लिए हैं, लेकिन क्या इनका शरीर में कोई अन्य असर भी होता है, या साइड इफ़ेक्ट जिसे कहते हैं, दुष्प्रभाव, क्या वे भी हो सकते हैं? जैसे हम लोग एक्ने की ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हर दवाई हर किसी पेशेंट को हम लोग नहीं दे सकते। हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, खास करके फ़ीमेल पेशेंट्स में। अगर कोई फ़ीमेल यंग पेशेंट हमारे पास आती है तो हम उनसे उनका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे में पूछते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है या फिर होना तो नहीं चाहती है। तो उन लोगों में हम लोग रेटिनॉइड्स वगैरह अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो उनके बच्चे को अफेक्ट कर सकते हैं, होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हर दवाई हम हर पेशेंट में नहीं दे सकते, हमें फ़िल्टर करना पड़ता है। पहले हम उनकी एक प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट को हमने देनी है। बिल्कुल, इसीलिए हम इस शो के माध्यम से और हमारे शो में आने वाले डॉक्टर्स मरीजों से अपील भी करते हैं कि आप कोई भी दवा अपने मन से न लें, किसी दूसरे के आजमाए हुए नुस्खे को अपनी मर्जी से अपने ऊपर न प्रयोग में लें, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री समझकर ही दवाइयों के बारे में तय करते हैं कि आपको कौन सा इलाज सूट कर सकता है। अच्छा, इस समय आपके पास जो मरीज आ रहे हैं तो उसे देखते हुए किस तरह की समस्याएं ज़्यादा देखने में आ रही हैं, जिसके लिए लोग कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजिस्ट का मदद ले रहे हैं? बिल्कुल, तो आजकल क्योंकि विंटर्स का मौसम चल रहा है तो विंटर्स में ड्राई स्किन के लोग ज़्यादा आते हैं। ड्राई स्किन, इचिंग, ये लोग ज़्यादा आ रहे हैं प्रैक्टिस में। तो इन लोगों को मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि सबसे पहले तो अपना फेस वॉश चेंज करिए। जो रेगुलर सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड वाले फेस वॉश हैं उनको अवॉइड करिए और एक हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज़ करो। फेस वॉश के बाद दूसरी चीज़ आती है मॉइस्चराइज़ करना स्किन को। प्रॉपरली मॉइस्चराइज़ कीजिए अपनी स्किन को। और धूप में लोग बहुत ज़्यादा बैठते हैं तो सनस्क्रीन लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है।
यदि किसी व्यक्ति को दिन भर में अपनी त्वचा का ध्यान रखना हो तो उसे का रूटीन क्या होना चाहिए, सुबह से लेके और रात को सोने से पहले तक उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए यदि सामान्य रूप से उसे कोई त्वचा की समस्या नहीं है तो? ठीक है, जैसे कोई भी नॉर्मल इंसान है और वो हमारे पास आता है और पूछना चाहते हैं कि वो क्या फॉलो करे। हर स्किन केयर रूटीन हर किसी के लिए नहीं होती है। हम हर पेशेंट के अकॉर्डिंग उनकी स्किन को एनालाइज करते हैं, उनकी स्किन कंसर्न जानते हैं, फिर उसके बाद उनका पूरा स्किन केयर रिजीम कस्टमाइज किया जाता है। वो पर्सनलाइज्ड स्किन केयर होता है। वो ये नहीं है कि आपके हस्बैंड जो फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं या आपकी वाइफ जो यूज़ कर रही है वही आप यूज़ करेंगे। हर पेशेंट के लिए अलग उनकी स्किन के अकॉर्डिंग स्किन केयर अलग हम लोग कस्टमाइज़ करते हैं। तो अगर हम जनरल बात करें तो सबसे पहले तो एक अच्छा फेस वॉश बहुत ज़रूरी है। स्किन केयर हमेशा क्लेंजिंग से स्टार्ट होता है, तो क्लेंजिंग फेस वॉश अच्छा होना चाहिए। फिर टोनिंग आती है, मतलब हमारे फेस वॉश के बाद पीएच को बैलेंस करने के लिए, स्किन की पीएच को बैलेंस करने के लिए एक अच्छा टोनर इस्तेमाल करिए। फिर एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना चाहिए, वो भी आपकी स्किन पे डिपेंड करता है। यदि आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र्स मार्केट में आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो फिर ड्राई स्किन के लिए अलग तरह के मॉइस्चराइज़र्स होते हैं। तो अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे कि आपको क्या यूज़ करना है और क्या नहीं यूज़ करना है। वैसे ही सनस्क्रीन्स होती हैं, वो भी हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती हैं। जैसे कोई एक्ने प्रोन स्किन है तो उनके लिए सनस्क्रीन जो है वो अलग होगी, जो एक्ने कॉज ना करे। वाटर बेस्ड सनस्क्रीन्स हम उनमें इस्तेमाल करेंगे। जो कॉम्बिनेशन स्किन है उनमें अलग होंगी और जो ड्राई स्किन है उनमें अलग होंगी। तो बेसिकली हम ये कस्टमाइज करते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग। बिल्कुल। विंटर्स में अक्सर लोग ना बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी से नहा लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म पानी मत यूज़ कीजिए। ल्यूक वार्म वाटर से नहाइए, नहीं तो आपका जो स्किन बैरियर है वो डैमेज हो जाता है विंटर्स में। तो ल्यूक वार्म वाटर से नहाइए, हाइड्रेटिंग सोप्स यूज़ कीजिए और उसके बाद अच्छे से उसको मॉइस्चराइज कीजिए स्किन को। हम बात कर रहे थे कि सर्दी में अपनी त्वचा का हम कैसे ध्यान रखें और धूप में बैठने को लेकर आपने बताया कि इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि सर्दी में कहा जाता है कि आपको थोड़ा सुबह के समय धूप में बैठना चाहिए, उससे विटामिन डी जो है वो आपका शरीर एब्जॉर्ब करता है, उसका एब्जॉर्प्शन का जो प्रक्रिया है वो तेज होती है। तो इस तरह से यदि हम बैठते हैं धूप में तो क्या ध्यान रखना ज़रूरी है और किस तरह की दूसरी समस्याएं भी सर्दी में देखने में आती हैं? हाँ जी, तो धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है हर इंसान को। मॉर्निंग के टाइम में 10 बजे से पहले स्पेशली मैं बोलूँगी धूप में ज़रूर बैठना चाहिए, क्योंकि 10 बजे के बाद 10 से 2 बजे के बीच में जो यूवी रेडिएशंस हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं। तो उससे पहले कोशिश करें 10 बजे से पहले आप धूप में बैठें, और जब भी आप धूप में जाएं तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। तो सनस्क्रीन लगाएंगे तो अच्छा, इसमें एक धूप में बैठने से लोगों में एक ये भी थोड़ा सा डर रहता है कि मैं जैसा भी मेरी त्वचा का रंग है और उससे और गहरा हो जाएगा रंग, तो क्या ये जो बात है क्या ये सच है? नहीं, अगर हम धूप में बिना सनस्क्रीन लगाए बैठेंगे तो फिर ज़रूर आपका रंग गहरा होगा, क्योंकि सन का काम है टैन करना। तो अगर आप धूप में जाएंगे तो टैनिंग तो होगी ही। टैनिंग बेसिकली हमारे शरीर का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। हमारी बॉडी मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करती है। जब हम धूप में जाते हैं तो धूप में जो यूवी रेडिएशंस होते हैं उनके बचाव के लिए हमारी स्किन मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करती है। तो मेलानिन बेसिकली टैनिंग कॉज करता है, हमारे शरीर को रंग देता है। तो टैनिंग एक अच्छी चीज़ है, वो हमें धूप से बचाती है। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा रंग गहरा ना हो और हम टैन ना हो तो फिर हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सनस्क्रीन भी बहुत तरह के आते हैं, तो जैसे एक फ़िज़िकल सनस्क्रीन होते हैं और कुछ केमिकल सनस्क्रीन्स होते हैं। तो
उन अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेंगे, जो भी आपको डॉक्टर बताएंगे आप वो सनस्क्रीन लगाएं। अच्छा, त्वचा की जो आम समस्या हैं जैसे कील मुहासे हैं, झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं। झुर्रियाँ तो खैर वैसे भी एज रिलेटेड होती हैं, लेकिन कई लोगों में उम्र से पहले भी त्वचा जो है वो ढीली पड़ने लग जाती है। तो इन आम समस्याओं की वजह क्या होती है? मतलब लोगों को इस किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि ये समस्याएं ना हो? देखो, आजकल लाइफ में इतना स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस हर चीज़ को एक्सेलरेट करता है, एजिंग को एक्सेलरेट करता है। और दूसरी बात, हम लोग धूप में जाते हैं, सनस्क्रीन नहीं लगाते, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है स्किन में, और उसकी वजह से भी एजिंग का जो प्रोग्रेशन है वो बहुत फास्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी में भी जो झाइयाँ की आपने बात की थी, तो प्रेगनेंसी के बाद झाइयाँ ज़्यादा होती हैं। झाइयों को, जिसको कि हम मेडिकल टर्म्स में मिलाज़मा बोलते हैं, मिलाज़मा इज़ अ मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के बाद अक्सर ये चीज़ होती है। तो आप अपनी डाइट अच्छी रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें, फल सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, और एक्सरसाइज, वॉकिंग, कम से कम 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को वॉक करना ज़रूर चाहिए, ताकि आपका बॉडी फिट और हेल्दी रहे। बिल्कुल। अच्छा, आपने चेहरे की समस्याओं के बारे में तो बताया, लेकिन आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं जो कि लोगों तक पहुंच जाती हैं और उनकी ऑथेंटिसिटी हमको पता नहीं होती है। तो जैसे फेशियल है, तो चेहरे को चमकाने के लिए कितने तरह के फेस पैक्स हैं या फेशियल के तरीके हैं वो बताए जाते हैं। तो एक कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट होने के नाते आप किस तरह के फेशियल्स के बारे में बताएंगे जो कि सुरक्षित है, जिन्हें घर पे भी कर सकते हैं या किसी एक्सपर्ट की देखरेख में किया जाता है? फेशियल मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ आपको डॉक्टर से ही करवाना चाहिए। अगर आप पार्लर में जाते हैं, तो पार्लर में जो फेशियल्स होते हैं बेसिकली वो क्रीम्स वगैरह की मदद से फेशियल करते हैं। तो ये जो क्रीम्स होती हैं ये पोर्स को ब्लॉक कर देती हैं, और उससे एक्ने के चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं। जो स्क्रब्स ये लोग यूज़ करते हैं वो भी आपके फेस पे माइक्रोस्कोपिक स्क्रैचेस कॉज करते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग पार्लर से आपको फेशियल बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। आपको पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपकी स्किन एनालाइज करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आपको फेशियल की ज़रूरत है भी कि नहीं। डॉक्टर ही आपको बता पाएंगे, वही आपके सबसे बेस्ट जज हैं। आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे। जैसे एक फेशियल आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है जिसको हम हाइड्रा फेशियल बोलते हैं। तो हाइड्रा फेशियल भी हर कोई नहीं करवा सकता। जो एक्ने वाले लोग हैं, अगर वो हाइड्रा फेशियल करवाते हैं तो उनकी एक्ने और ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाती है। तो हर स्किन में अलग फेशियल होता है, और वो भी आपको डॉक्टर ही बताएंगे कि आपको कौन सा फेशियल करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। एक कार्बन हॉलीवुड फेशियल आता है, उसमें हम पहले कार्बन मास्क लगा देते हैं फेस पे, और उसके बाद लेज़र की मदद से फेशियल किया जाता है। तो एक्ने प्रोन स्किन में और पिगमेंटेशन में उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हमने वीडियोस में, फिल्मों में और कई तरह के शोज़ में देखा है कि लोग अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स जो इनको काट के रख लेते हैं, सैलून्स में भी ये करते हैं। तो किसी को कोई समस्या नहीं है तो वो किस तरह से इसको अपने घर पे कर सकता है? मतलब नेचुरल तरीके क्या क्या हैं जो हम घर पे खुद ही कर सकते हैं और उससे कोई नुकसान नहीं होता? हाँ जी, तो नेचुरल तरीका तो यही है कि जो चीज़ खाने के लिए बनी है उसको सिर्फ खाना ही चाहिए, उसको मुंह पे नहीं लगाना चाहिए। जो नींबू है वो आपको पीने के लिए बना है, वो फेस पे नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि आजकल काफ़ी वीडियोस मैंने व्लॉगर्स की और यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, उनमें बताया जाता है कि नींबू में थोड़ी सी चीनी डाल लीजिए और फिर वगैरह वगैरह ऐसे करके आप मुंह पे लगाइए। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लेमन है उसका pH 3 होता है, जो कि बहुत
कम है पीएच, और वो हमारे स्किन के पीएच को बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब कर देता है। तो जो चीज़ खाने की है वो सिर्फ खाने में ही इस्तेमाल करें तो बेटर है, वो फेस पे बिल्कुल नहीं लगाएं। अपनी डाइट में ही इन चीज़ों को इंक्लूड करें। और इसके अलावा अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते और आप घर पे कुछ करना चाहते हैं तो सबसे सेफ चीज़ है कि आप मिल्क को फेस पे लगा सकते हैं। मिल्क भी पर ऑयली स्किन वाले लोग ना लगाएं फेस पे, क्योंकि उनके एक्ने हो सकते हैं। तो बेस्ट तो यही है कि आप डॉक्टर को पहले मिलें, उनकी सलाह से ही कुछ करें और अपनी डाइट को अच्छा रखें, डाइट पे ध्यान दें। त्वचा के साथ बाल भी जो हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट देखते हैं उसके मरीजों को भी, और बालों से जुड़ी हुई समस्याएं, बाल झड़ना, गंजापन कम उम्र में आना, ये भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं। तो इन्हें लेकर आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, अगर हम हेयर फॉल के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज़ है जेनेटिक्स। फैमिली में ज़रूर किसी ना किसी को हेयर फॉल की हिस्ट्री रही होगी। दूसरी चीज़ आती है आपकी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है, कितना स्ट्रेस है। आजकल आप देख सकते हो कि हर कोई इवन बच्चे से लेके बूढ़ों तक सबको बहुत स्ट्रेस है, बच्चों को पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस है। और जो यंग एज के लोग हैं वो कंप्यूटर पे बहुत काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत ज़्यादा हो गई है सबकी। तो स्ट्रेस भी हेयर फॉल को ट्रिगर करता है। हार्मोनल कॉजेज़ होते हैं, प्रेगनेंसी में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, पोस्ट प्रेगनेंसी खास करके। अच्छा, कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं क्या कि जिनकी वजह से हमारे बाल झड़ते हैं? जी, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनमें बाल झड़ते हैं, जैसे कि एलोपेशिया, टेलोजन एफ्लूवियम, ये सब बीमारियां हैं जिनमें बाल झड़ते हैं। कुछ ड्रग रिएक्शंस में भी बाल झड़ते हैं, तो प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ती है। कुछ डेफिशिएंसीज़ होती हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ होती हैं, जैसे आयोडीन डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी। थायराइड की बीमारियों में भी हेयर फॉल होता है, तो हिस्ट्री लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, हेयर फॉल में हमें अलर्ट कब होना चाहिए? मतलब हर रोज़ हमारे कितने बाल झड़ रहे हैं या झड़ते हैं तब हमें ये अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए या हमें इलाज की ज़रूरत है? जी, हेयर फॉल एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो सब में होता है, बट कितना हेयर फॉल नॉर्मल है और किसके बाद नॉर्मल नहीं है। 100 अप टू 100 हेयर अगर आपके फॉल हो रहे हैं दिन में तो वो नॉर्मल है, वो घबराने की बात नहीं है। बट अगर उससे ज़्यादा फॉल हो रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को मिलिए और उसकी ट्रीटमेंट लीजिए जल्द से जल्द। अच्छा, हम खुद अपने बालों की देखभाल के लिए क्या क्या बातें कर सकते हैं या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने घर में भी खुद कर सकते हैं कि हमारे बाल ठीक रहें? तो सबसे पहले तो आपकी डाइट है। हेयर फॉल की अगर बात करें तो डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक मिक्सचर आता है, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, उसमें चिया सीड्स होते हैं और भी कई तरह के सीड्स होते हैं, वो आपके बालों के लिए और स्किन के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। उसके अलावा आप आयोडीन रिच फूड खाइए, जिंक, सारा बैलेंस डाइट आप लीजिए, तो आपको हेयर फॉल के चांसेस बहुत कम होंगे। अच्छा, किसी भी नुस्खे से या किसी भी तरह की अच्छी डाइट वगैरह लेने के बाद भी हेयर फॉल रुक नहीं रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं जल्द ही गंजा हो जाऊंगा या उस तरफ बढ़ रहा हूं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कौन कौन से ट्रीटमेंट हैं जो मुझे हेयर फॉल से बचा सकते हैं या जो बाल चले गए हैं उन्हें वापस ला सकते हैं या उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं? हाँ जी, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो आजकल है वो है पीआरपी। पीआरपी का मतलब है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो हमारे पास जब पेशेंट आता है हम उनका ब्लड लेते हैं, फिर ब्लड को एक मशीन होती है उसमें सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जैसे कि प्लाज्मा है वो अलग हो जाता है। फिर हम उस प्लाज्मा को स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट करते हैं और उसको डर्मा पेन की मदद से अब्जॉर्ब किया जाता है।
पीआरपी को अगर हम मीज़ो कॉकटेल्स के साथ कंबाइन कर दें तो और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि हेयर की ग्रोथ को और जो प्रेजेंटिंग हेयर है जो ऑलरेडी सर पे बाल है उनको थिक भी करता है। अच्छा, जो पीआरपी है उसमें मरीज का उसका ही खून लिया जाता है, मतलब उसी में से प्लेटलेट लिए जाते हैं, लेकिन क्या किसी डोनर का पीआरपी भी लिया जा सकता है जो बहुत हेल्दी है, या ऐसा व्यक्ति जिसके बाल बहुत घने हैं, या पुरुष को पीआरपी करानी है तो वो कहे कि भाई ये मेरी परिचित महिला है, इनके बाल बहुत अच्छे हैं तो इनका पीआरपी ले लो ताकि इनके बालों की तरह मेरे बाल भी अच्छे हो जाए? नहीं, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते, हमें उसको इंजेक्ट करना है प्लाज्मा को, तो वो उसी इंसान का ही ब्लड लिया जाता है जिसमें हमें इंजेक्ट करना है। ये तो बात हुई पीआरपी की। तो पीआरपी हम बाल झड़ने की किस अवस्था में करें? मतलब किसी व्यक्ति के पूरे बाल जा चुके हैं तो क्या उस समय पीआरपी से उसको कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, आपको पहले ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये नहीं है कि जब आपके पूरे बाल गायब हो जाएं उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएं पीआरपी के लिए। जब आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब ट्रीटमेंट बिना घर के नुस्खों से ठीक नहीं होने वाला, तब आप जाइए डॉक्टर के पास और तभी से ही ट्रीटमेंट कराइए। अच्छा, एक विटामिन ई है, शायद विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, वो हरे हरे से कैप्सूल होते हैं, उनके बहुत सारे नुस्खे मैंने भी इंटरनेट पे देखे हैं। तो क्या वो वाकई में ऑथेंटिक चीज़ है? मतलब कि कुछ लोग तो उनको खा भी लेते हैं, हम ऐसी सलाह नहीं देंगे आपको कि आप खा लीजिए, लेकिन उसको बालों में लगाने से कुछ ग्रोथ बढ़ती है बालों की? हाँ जी, बेसिकली टैबलेट एवियन बहुत अच्छी है, तो वो स्किन के लिए बहुत अच्छी है, बट ऐसे आपको लगानी नहीं चाहिए। वही मैं बात दोबारा बोलना चाहती हूँ कि जो चीज़ खाने की है उसको सिर्फ खाना चाहिए, उसको लगाना नहीं चाहिए। लगाने के लिए अलग सीरम्स आते हैं, विटामिन सी का भी अलग सीरम आता है, रेटिनॉल्स अलग आते हैं, लगाने के लिए अलग फॉर्मुलेशंस होती हैं और खाने वाली फॉर्मुलेशंस अलग होती हैं। तो वो टैबलेट बहुत अच्छी है, वो दवाई बहुत अच्छी है, बट वो खाने के लिए बनी है, उसकी फॉर्मुलेशन खाने वाली है ना कि लगाने वाली। तो जो लगाने वाले विटामिन्स हैं वो आप मार्केट में अलग आएंगे, और जो खाने वाले हैं वो आप सिर्फ खाइए, लगाएं नहीं उसको। बिल्कुल। अच्छा, आजकल ये चलन भी है कि लोग अपने बालों को कई कई तरह से रंगवा लेते हैं। मतलब कुछ लोगों के बाल तो इंद्रधनुष के जैसे हो जाते हैं और कुछ एक दो तरह के कॉम्बिनेशन में चलते हैं। तो क्या इससे भी बालों की सेहत पे असर पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल। ये केमिकल डैमेज है बालों को, तो अगर हम किसी भी तरह का केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली डैमेज तो करेगा ही बालों को। तो ऐसे प्रोसीजर्स कम से कम करवाएं। ब्लीच, जिन कलर्स में ब्लीच यूज़ होता है वो अवॉइड करें, और जो थोड़े नेचुरल हर्बल कलर्स हैं उनका आप ज़्यादा इस्तेमाल करें एज़ कम्पेयर टू दी कलर्स जिनमें अमोनिया है या फिर ब्लीचिंग एजेंट्स हैं, वो चीज़ें उन कलर्स को आप अवॉइड करें। अच्छा, एक ये समस्या भी आती है कि इस तरह के सेंटर्स आजकल गली गली और हर जगह मतलब खुलते जा रहे हैं, और इनमें डिग्री जो होती है, जो सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त डिग्रियां होती हैं, उसे लिए बिना ही लोग शुरू कर देते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मैं कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो मरीज उनसे यदि जानना चाहे कि उन्होंने क्या पढ़ाई की है तो क्या सवाल होना चाहिए और जवाब में किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? भाई जैसे डॉक्टर है तो वो कहेंगे मैंने MBBS किया है, MD किया है, सर्जन है तो कहेंगे MS किया है। तो जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उनसे मरीज किस तरह की डिग्रियों के बारे में पूछ सकते हैं? हाँ जी, तो सबसे पहले तो MBBS की बेसिक क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप मतलब BDS डॉक्टर है कोई और है, MBBS का मिनिमम डिग्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर आप डर्मा की बात करें तो MD डर्मेटोलॉजी या फिर डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी, इस तरह की डिग्रीज़ के बारे में पेशेंट को पूछना चाहिए डॉक्टर से। बिल्कुल।
डॉक्टर नवदीप कौर जी को हम धन्यवाद कहेंगे। उन्होंने दर्शकों को इतनी उपयोगी जानकारी दी और दर्शकों से भी आग्रह करेंगे कि त्वचा और बालों से संबंधित कोई भी नुस्खा या दवाई या क्रीम आदि अपनी मर्जी से ना लगाएं, डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।